बीजेपी से पहले आप अकालियों में थे, अकाली दल के साथ थे। प्रकाश सिंह बादल साहब वो गांव के नाम से जानते थे। पॉलिटिक्स जो है वो थैंकलेस जॉब है और पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा रोल रहा है। राजपुरा को सर गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है। क्या आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है राजपुरा की? वहाँ ज़मीन का एकड़ समझ लो 50 लाख का था तो आज 10 करोड़ का भी हो गया। सिद्धांतों को पूरा करने की बजाय पार्टी किसी और रास्ते पे चल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब प्रति और सिखों के प्रति सुहृद नहीं है, तो वो भी कानून पास किया कि सिर्फ सिख ही वोट बना सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नशा कितना बड़ा मुद्दा है पंजाब में। अखबारों में, इश्तिहारों में, रैलियों में बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब में गैंगस्टरवाद का है। आपोजिशन ने इसका विरोध क्यों किया? ये एक दुष्ट प्रचार है, गलत प्रचार है कि बीजेपी सिखों के खिलाफ है या पंजाब के खिलाफ है। कुर्सियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर जो नहीं बदलते वो है किस्से। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट नसीब शर्मा। आज इस मंच पर हम बात करेंगे राजनीति, समाज और उन कहानियों की जो खबरें नहीं बल्कि बदलाव की दिशा तय करती हैं। हम नेताओं को नहीं उनकी सोच को समझेंगे, हम नीतियों को नहीं उनके असर को समझेंगे और हम देश के भविष्य की खुलकर चर्चा करें। आज हमारे साथ है पंजाब सियासत का एक ऐसा चेहरा जो राजनीतिक गलियारों को बहुत करीब से जानता है। पंजाब बीजेपी के कद्दावर नेता सरदार चरणजीत सिंह बराड़। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप एक मुख्तस के छोटे से गांव से निकलकर आज इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखो, जिंदगी का नाम ही चुनौती है। अगर हम जिंदगी को गोखें देखें तो हर दिन नई चुनौती होती है। मगर मैं एक बात बड़े सुकून से कह सकता हूँ कि कोई इतनी बड़ी चुनौतियाँ भी नहीं हैं। अगर आदमी मन से काम करता रहे, परमात्मा के साथ लगन जोड़ के रखे और साथ में परिवार का, दोस्तों मित्रों का और जहाँ भी काम करता है वहाँ के संगठन का साथ हो, तो मेरे ख्याल है कि हर चुनौती जो है वो छोटी पड़ जाती है। इसलिए मैं तो यही ज़िंदगी से सीखा आज तक कि कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। आदमी को काम करने की लगन होनी चाहिए और आदमी 12 घंटे भी काम कर ले तो बहुत सफिशिएंट होता है। और मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई चुनौती लगी नहीं है। आप हमेशा से ही लोगों के बीच में मतलब उनके साथ जुड़े थे या फिर बाद में आप पब्लिक लाइफ में आए? देखिए, ऐसा जैसे हर बच्चे का एक बचपन होता है, बचपन के बाद जैसे भी उसको दिशा मिलती है, परमात्मा ने तय की होती है या समाज तय करता है। तो ऐसे ही मैं भी एक गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद कॉलेज गया और कॉलेज जाने के बाद प्लस टू में थे तो मेरे को शाम को जब हम वॉलीबॉल खेलने में के लिए इकट्ठे होते थे तो हमारा एक गांव का ही लड़का था, वो आजकल पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने बताया कि भाई जी आपको हमने क्लब का प्रधान बना दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ही क्यों बनाया? मैं तो गैर हाज़िर था, मीटिंग आपकी बाद में हुई है, तो मुझे ही क्यों बनाया? तो वो बोलते हैं कि आप काम करने में लगन भी रखते हो, लोगों की सेवा भी करना चाहते हो और आपके पास साधन भी है, घर भी आपका गाँव के विचकार पड़ता है। तो हमने सभी ने यही सोचा कि आपको क्लब का प्रधान बना दिया। तो वो एक समझ लो, एक तो पॉलिटिक्स की वो पौड़ी थी और दूसरा ये है कि हमारे जो पंजाब के बहुत हरमन प्यारे नेता रहे हैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, तो हमारा गांव जो है उनकी कंस्टिट्यूंसी में पड़ता था। तो बादल गांव से 16-17 किलोमीटर हमारा गांव था। तो वो भी जब आते ही रहते थे, चुनाव होता, चुनाव के बगैर भी आते रहते थे। तो वहाँ से एक चिड़िंग सी थोड़ी सी कि कोई भी काम पॉलिटिकल होता तो हमारे गांव के जो नेता थे, लीडर थे, तो वो हमें आवाज़ लगाते थे कि आप ये कर दो, वो कर दो। जैसे भी छोटे से छोटा काम गांव में जाके स्नेहे लगाना और इलेक्शन के समय पर्चियां बांटना। कोई लीडर बादल साहब ने आना है, किसी और ने आना है, तो गांव में जैसे वो दरियां बिछानी हो, पानी छिड़कना हो, पानी पिलाना हो, चाय पिलानी हो, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा चलते चलते गए बस। 24 घंटे आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं, परिवार के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं? कोई ऐसी हॉबी जो लोगों को नहीं पता पर आप बताना चाहते हो लोगों को? मैं पोता परिवार के लिए टाइम निकाला नहीं कभी। और मुझे कई बार यादें आती है, मेरी माता की डेथ हो गई थी पीछे 2017 में। तो मुझे याद है कि एक दिन वो बोले कि मैंने 2-3 धार्मिक जगह उन्होंने बोला कि धार्मिक स्थान के मैं जाना चाहती हूँ।
तो मैंने बोला जब मर्जी चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो वो बोलने लगे नहीं, मैं खुद नहीं जाना चाहती, आप दोनों बेटे मेरे साथ जाओगे तो मैं जाना चाहती हूँ। तो वो 4-5 दिन का हमारा 3-4 जगह जाने का ट्रिप था। तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एहसास हुआ कि माँ-बाप के साथ जितना टाइम बिताना चाहिए हम बिता नहीं पाते। जब वो कोई कमी आ जाती है तो फिर हम सोचते हैं। इसलिए ऐसे बातें तो बड़ी है। हर रोज़ कोई ना कोई घटनाएँ घटती थी। पब्लिक डोमेन में आने से पहले आप नायब तहसीलदार थे। कितनी आपको मदद मिली है आज एक राजनीतिक तौर पे, एक नेता के तौर पे, उस जब लोगों से जुड़ाव था आपका एज एडमिनिस्ट्रेटर? पब्लिक में आने से पहले नहीं, पब्लिक में आने के बाद ही मैं ये जॉब पे गया था। तो क्योंकि मैं जो बोलते हैं कि सकरिया राजनीति का हिस्सा जब बना, तो 89 में जब इलेक्शन हुए थे, जो पोस्टपोन हो गए थे, तो उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा सकरिया था। और साहब प्रकाश सिंह बादल साहब वो गाँव के नाम से जानते थे, ये लड़का बहुत अच्छा है, तेज़ है, तो कोई भी ज़िम्मेवारी बड़ी से बड़ी भी देनी होती तो दे देते थे। तो इसलिए पहले मैं उधर उधर ही था, फिर उसके बाद पढ़ाई करते-करते फिर गिदड़बा में एक बाई इलेक्शन आया। तो बाई इलेक्शन के बाद फिर मैं पक्के तौर पे ही जो काम भी शुरू किया था मैंने 93 में अपना एक बिज़नेस शुरू किया था। तो वो जैसे ये डीज़ल और पेट्रोल के जितने भी फ़िल्टर लगते हैं ना, कि सभी गाड़ियों के, तो वो फ़िल्ट्रोना कंपनी का नाम था हमारा, फ़िल्टर का नाम भी फ़िल्ट्रोना था। तो वो मैंने 93 में पेपर देने से पहले ही काम शुरू कर लिया था। मगर 95 में एक ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि गिदड़बाहा बाई इलेक्शन आया। साहब मनप्रीत सिंह बादल उस टाइम इलेक्शन लड़े थे। तो उसके बाद मैं पक्के तौर पे उनके साथ आ गया। उसके बाद ये नायब तहसीलदार लग गए और ज़्यादातर फिर भी काम पॉलिटिकली किया। मगर मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर ऑफ़िसर लाइन में आदमी हो और ईमानदारी से काम करना चाहे, तो पॉलिटिशियन से ज़्यादा नाम कमा सकता है और पॉलिटिशियन से ज़्यादा लोगों के ऊपर एहसान एहसान ही बोलें, क्योंकि लोग जिसका काम करें तो वो समझते हैं कि हमारा काम किया आपने, बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद जी। तो पॉलिटिक्स जो है, मैंने जो कंपैरिजन करना हो तो पॉलिटिक्स जो है वो थैंकलेस जॉब है और वो पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से काम करने के। और जब ईमानदारी से लोगों का काम करो तो बहुत आशीर्वाद कहें, दुआएँ भी बहुत मिलती हैं। मतलब ये फ़र्क है उस काम का और इस काम का। बीजेपी से पहले आप अकालियों में थे, अकाली दल के साथ थे। वो कौन-सा मोड़ था जब आपको लगा कि अब विचारधारा बदलाव का टाइम है? आप बीजेपी में आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि मेरा जन्म अकाली परिवार में हुआ और पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा रोल रहा है और हमारे धर्म से लेके राजनीति तक अकाली दल का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें भी जो श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़े हुए लोग थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल हमारे गांव से जुड़ी हुई पार्टी थी, तो हम पैदाइशी उस परिवार के साथ थे जो शुरू से अकाली दल में थे। तो वो ऐसा ही करते-करते जैसे 95 का बाई इलेक्शन से तो पक्के तौर पे घर पे छोड़ के इस पासे चल पड़े। और उससे पहले भी जितने भी इलेक्शन आते थे, छोटे हों बड़े हों, गवर्नरी राज भी हो, तो जितने अकाली दल के आंदोलन होते थे, धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, तो मैं बड़ा छोटी उम्र से ही ये जाने लग गया था। तो ऐसा है कि बड़ा लंबा समय श्रोमणी अकाली दल के साथ काम किया। छोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। ये तो अब 2026 में आके मैंने बीजेपी में आए हैं। तो मैंने बड़ा लंबा समय श्रोमणी अकाली दल में काम किया और बहुत कुछ सीखा भी है वहाँ। वहाँ तो सिर्फ़ श्रोमणी अकाली दल अपने सिद्धांत से जब थिड़का, तो सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए ही बोला था और कुछ नहीं था। ना ही ये कोई विचारधारा बदलने की कोई मन में, दिमाग में कोई वैसी बात थी, ना ही कभी सोचा था। मगर वो सिद्धांतों को पूरा करने की बजाय पार्टी किसी और रास्ते पे चल पड़ी। और रास्ते पे चल पड़ी तो हमारे श्री अकाल तख्त साहब की हमारे पार्टी जो बनी है वो 1920 में अकाल तख्त के साहब के ऊपर जो बैठ के ही फैसला करके बनी थी। तो अब भी ये हुआ कि हमें वहाँ की सेध लेके चलना चाहिए। तो वहाँ जब कोई पूर्ति ना हुई, कहीं न कहीं तो आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। तो मुझे एक सबसे बड़ी बात ये लगी कि आज जो सारी पार्टियां जो पंजाब में सक्रिय है, कांग्रेस है वो गांधी परिवार से चलती है, आम आदमी पार्टी है वो केजरीवाल से चलती है और श्रोमणी अकाली दल है वो बादल परिवार से चलती है। तो मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैन सेंट्रिक पार्टी के साथ अब पॉलिटिक्स नहीं करनी। हालांकि सभी जगह मैं
जहाँ भी जितने नाम लिए हैं सभी जगह मुझे जगह मिल सकती थी अगर मैं ऐसा करता। हालाँकि कांग्रेस की तरफ तो हम जा नहीं पा सकते थे, जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता। तो मगर मैंने जब ये थोड़ा अपनी ज़िंदगी पे भी एक नज़र डाली, पिछले हालातों पे नज़र डाली और पॉलिटिक्स की पार्टियों पे नज़र डाली, तो मुझे एक ही पार्टी लगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी डेमोक्रेसी के तरीके से चलने वाली पार्टी है। और हमारे पंजाब में जो एक बात बोली जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब प्रति और सिखों के प्रति सुहृद नहीं है। तो जिस दिन श्री अमित शाह जी आपके हरियाणा में आए थे, तो उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत पे भाषण दिया। तो मैं पहली बार उनका ध्यान से पूरा 29-30 मिनट का वो भाषण सुना, तो मेरे मन पे उसका काफ़ी गहरा असर हुआ। तो फिर उसके बाद हमने पीछे जाके फरोलना शुरू किया कि क्या-क्या काम सिखों के लिए किया, जैसे 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाना, सिखों की काली सूची ख़त्म करना, 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब का मनाना, और सिर्फ मनाना ही नहीं, 2020 से सीबीएसई में उनका सिलेबस डालना, साहबजादों की शहादत को सारे देश में नोटिफिकेशन जारी करके लगातार मनाने का जो अहद किया है। 350 साला गुरु गोबिंद सिंह जी का बड़े धूमधाम से मनाया। इसी तरह हेमकुंड साहब है, तो वहाँ 2730 करोड़ रुपए खर्च के रोपवे बन रहा है। इसी तरह गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हमारे पहले वोट बनती थी तो कोई दाढ़ी कटी वाला भी, केस कटे वाला भी वोट बना जाता था, तो वो भी कानून पास किया कि सिर्फ सिख ही वोट बना सकते हैं। और लंगर पे जीएसटी इम्पाउंड हो गया था, क्योंकि पहले स्टेट का जो हमारा वैट था वो स्टेट माफ़ कर देती थी। जब जीएसटी लगा तो बड़ा इस पर विरोध हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि लंगर की रसद पे भी जीएसटी लगे। तो ये मोदी साहब ने तब किया था जब सारे देश के भी उस स्तर के जो लंगर चलते हैं सभी पे माफ़ कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम जब देखे मैंने, तो मुझे लगा कि ये एक दुष्ट प्रचार है, गलत प्रचार है कि बीजेपी सिखों के खिलाफ है या पंजाब के खिलाफ है। तो धीरे-धीरे फिर ऐसे ही पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने संपर्क किया, तो बीजेपी में आ गए। अगला सवाल है सर, एक इंसान के तौर पर, एक नेता के तौर पर आपका जो कनेक्शन है राजपुरा के लोगों के साथ वो कैसा है? एक इमोशनल कनेक्शन? देखिए, ऐसा मैं ज़िंदगी में कोई राजपुरा कभी गया नहीं था। मैं जितनी भी लगभग 12-13 वर्ष पार्टी के संगठन मंत्री के तौर पे ही समझ लो दफ़्तर में बैठ के काम किया है, और पंजाब के सभी हिस्सों में मेरा बड़ा संपर्क था। राजपुरा बीजेपी की सीट थी, तो जब मेरे पास पटियाला ज़िले की कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी ज़िम्मेवारी थी, तो पटियाला ज़िले के सभी सर्कल प्रधान जैसे बीजेपी में मंडल बोलते हैं, तो वहाँ तक मीटिंगें मैं खुद जाके करी थी, सारे बाकी 7 हलकों में। ये मैं राजपुरे में तब भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये बीजेपी का हल्का होने करके हम छोड़ देते थे। तो ना ही कोई दोस्त था, ना ही कोई ख़ास कोई जाना-वाना कभी भी नहीं था। ये तो पार्टी का फ़ैसला था जब 2016 में मुझे फ़ैसला करके साथ सुखबीर सिंह बादल साहब ने राजपुरा भेज दिया। अकाली दल की सीट भी नहीं थी, ना ही अकाली दल कभी वहाँ से लड़ा ना जीता। तो मैं पार्टी की तरफ से मेहनत की और कोई ज़्यादा वोट नहीं पड़ी, फिर भी चलो 15,000 वोट डली थी। तो उसके बाद मैंने मन में ये था, जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मन में ये था कि यहाँ अकाली दल ने कभी लड़ना नहीं है, यहाँ अकाली दल की कोई वोट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम वेस्ट ही है। मगर मैं वो इलेक्शन के बाद 2-3 महीने बाद मैं राजपुरा से रिहाइश यहाँ चंडीगढ़ ही ले आया और पार्टी का काम फिर शुरू कर दिया था। तब से मैं जो ऊपरले 100, 150, 200 लोग हैं जो सक्रिय राजनीति में काम करने वाले नीचे लोग होते हैं, उनके साथ तो मेरा व्यवहार अच्छा रहा। उनका दुःख हो, उनका सुख हो, मैं बहुत उनके साथ तो विचरता रहा। मगर बहुत ढंगाई से मैं बोलूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ कि मैं बहुत ढंगाई से मैं उतना काम उसके बाद किया नहीं था। तो मगर आज भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया हूँ, तो पार्टी ने यही बोला कि आप वहीं काम करो राजपुरा में। तो मुझे एक बात का बड़ा अच्छा लगा, या मन को सुकून देती है जब मैं जाता हूँ, तो लोग एक बात को ज़रूर मेरे को तस्लीम करते हैं कि यार आप मेहनती आदमी हो। दूसरा कि ये आप ईमानदार आदमी हो। तीसरा कि जब इलेक्शन पिछला भी लड़ा था तो आपने बहुत शिद्दत से, मेहनत से लड़ा था, फल मिला या नहीं मिला उस वक़्त तो जब प्रकाश सिंह बादल साहब भी हार गए, कुछ पार्टी के प्रेसिडेंट हार गए, तो मैं तो क्या था, नई सीट पे था। इसलिए लोगों को ये लगता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ हल्के का, हमारे का फ़ायदा कर सकता है अगर कोई वक़्त आता है। बाकी ये पार्टी ने सोचना है मुझे, मेरे से कहाँ काम लेना है, इलेक्शन कहाँ से लड़ाना है, नहीं लड़ाना, ये तो पार्टी के ऊपर है।
मगर राजपुरा के जितने भी लोगों से मेरा निजी तौर पे वास्ता पड़ा है, अच्छे लोग हैं, बिजनेस को प्यार करते हैं, काम को प्यार करते हैं। अब तो मेरे जाने के बाद ही जो वहाँ ज़मीन का एकड़ समझ लो 50 लाख का था, तो आज 10 करोड़ का भी हो गया, इतना लोगों में हो गया। मगर वो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जिसका 10 करोड़ का या 5 करोड़ का भी किला हो गया, तो वो जो काम पहले करते थे वो बड़ी शिद्दत से वो ही काम कर रहे हैं। काम के साथ इस हल्के के लोगों का बहुत लगाव है। और दूसरा, ये लोग शरीफ हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते, और ना ही कोई फोकी शोहरत चाहते हैं। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे कोई गांव के हो, शहर के हो, जो साझे काम है वो होने चाहिए। इसलिए अच्छा रिश्ता है, दुख सुख जो है वो लगभग लगभग सभी के साथ ही है। राजपुरा को सर गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है। क्या आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है राजपुरा की, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाई? उसमें क्या क्षमताएं, अगर आप जीतते हैं, अपनी बीजेपी जीतती है, तो वो आप बेहतर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पंजाब की जब हरियाणा से आते हैं तो समझ लो पहला ये राजपुरा टाउन ही सबसे पहले आता है अम्बाला के बाद। तो कनेक्टिविटी रेल की बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले से ही है, जब से पुराना जंक्शन बना है। अब जब से बीजेपी की मिनिस्ट्री पंजाब में, स्टेट मिनिस्ट्री सर रवनीत सिंह बिट्टू के पास आई है, तो राजपुरा के 2 तो बाईपास निकाल दिए उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी के 75-78 साल बीतने के बाद भी ये जो पंजाब है वो राजधानी से इधर से जुड़ा ही नहीं था रेलवे से। तो राजपुरा से सीधी रेल जो चंडीगढ़ को जोड़ी गई है, ये भी एक बड़ी बात है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक, समझ लो 25-24 किलोमीटर पे, 23 किलोमीटर पे आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और 1300 साढ़े 1300 एकड़ में यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन आया है, जिसकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। पिछले दिनों में मोदी सरकार ने अनाउंस किया था, तो उसकी ज़मीन भी एक्वायर हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाला समय राजपुरा का बहुत तरक्की याफ्ता होगा, और लोगों के लिए ये एक नई आस की किरण है जो यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। हालांकि पहले से ही राजपुरा बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रही है, मगर कोई समय ऐसा आया था कि इंडस्ट्री कम हो गई थी। मगर आज आज फिर जो है, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर होने से काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है, और राजपुरा की अच्छी तरक्की हो रही है। राजपुरा में सर हर किसी भी शहर में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है उसको बेहतर करने के लिए? मेडिकल फैसिलिटी, या जो कैंसर हॉस्पिटल है या ट्रॉमा सेंटर है, इस टाइप की मेडिकल फैसिलिटी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का ये एक जो लक्ष्य है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। ये चलो खुशकिस्मती है, राजपुरा एक ऐसा है कि जहाँ वहाँ से पटियाला जाएं तो भी मेडिकल हॉस्पिटल है, और इधर को हम चंडीगढ़ आएँ तो चंडीगढ़ भी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो काफ़ी है। मगर फिर भी जिस स्तर की लोकल सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए वो नहीं है, कई और भी कमियाँ हैं। मैं तो यही यकीन दिला सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका पंजाब में मिलता है, तो जो सबसे पहले जो सेहत का जो संभाल का काम है, ये जैसे सारे देश में पहले कितने एम्स थे, आप शायद जानते ही होंगे सारे देश में, तो अब कितने हो गए हैं। पंजाब में हमारे एम्स था ही नहीं, वो भी मोदी सरकार ने दिया। और मुझे लगता है कि सेहत के मुतल्लिक हो, शिक्षा के मुतल्लिक हो, या रोज़गार के मुतल्लिक हो, ये बहुत काम करने वाला बाकी पड़ा है। और परमात्मा मेहर करे कि मौका मिला तो काफ़ी काम करेंगे। अभी सर हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने नशे के ऊपर बड़ा उन्होंने बताया कि एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में। आप इसको कैसे देखते हैं कि नशा कितना बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार नशे के प्रति बहुत गंभीर है, मगर बदकिस्मती से जो लोकल सरकार है वो उतना सहयोग दे नहीं रही। हालांकि अखबारों में, इश्तिहारों में, रैलियों में बहुत कुछ हो रहा है, मगर जो एक्चुअल काम होना चाहिए था वो नहीं था। मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा कि केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को भेजा कि सबसे पहले आप निशानदेही करो, सेंसस करो, गिनती करो कि कितने लोग नशा लेते हैं। अगर आपके पास गिनती होगी कि कितने लोग नशा ले रहे हैं, तो उसके बाद ही उसका समाधान होगा, जहाँ उसको उनको कोई दवा खाना में ले जाना पड़ेगा, नशा छुड़ाऊ केंद्र में लेके जाना पड़ेगा, तो कहीं भी फिर ही ले जा पाओगे ना। तो ये बदकिस्मती है कि 150 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ लगाया है, तो वो सेंसस तो आज तक नहीं करवाई। तो इसलिए 3-4 मुद्दे शर्मा जी, जो सबसे बड़ा ये आपने नशे का मुद्दा तो छेड़ ही दिया है।
दूसरे नंबर के पंजाब में गैंगस्टरवाद का है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गाँव में किराने वाली दुकान को भी फिरौती लेने के लिए टेलीफोन आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, जो डेवलपमेंट के नाम पे तो पंजाब में हो ही कुछ नहीं रहा। जो आज किसी गांव में, किसी शहर में या किसी सड़क पे कोई बजरी गिर रही है, जो भी काम हो रहा है सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से यही पंजाब के लोगों को अपील बेनती करूंगा कि आपने 10 साल अकाली दल को देख लिया, 5 साल आपने कांग्रेस को देख लिया, और 5 साल अब आम आदमी पार्टी के भी पूरे हो जाएंगे इस साल में। तो सभी को एक एक मौका दे दिया, तो हमें भी एक मौका 5 साल का दीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी ये सभी जो मसले हैं, जो सभी दिक्कतें हैं, उसका हल करके पंजाब को तरक्की के लिए पे लेके जाएगी। सर, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं 24/7, आपका अर्थमेटिक क्या कहता है कि कितना मैसेज जो बीजेपी लोगों तक पहुंचा पा रही है, लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी इस बार कुछ करेगी? शर्मा जी, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सभी को मौका मिल गया, बीजेपी को नहीं मिला। पंजाब एक ऐसी स्टेट है, ये नया तजर्बा हर हालत में करते हैं। जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी को किसी ने सोचा नहीं था, तो मगर 1 में सीट दे दी। तो इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका लोग देंगे। उसकी कारण ये भी है कि जो हमारे आपका सूबा बोलें, या हमारे गवांड का सूबा बोलें, हरियाणा है, अगर किसान को वहाँ 24 फसलों की एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो पंजाब में क्यों नहीं देंगे हम? अगर वहाँ 3200 रुपये पेंशन मिल रही है, तो यहाँ हमारे बुजुर्गों को 1500 क्यों मिले? यहाँ भी तो 3200 मिलनी चाहिए। अगर यहाँ तो 1000 और 1500 की अभी चौथे साल में आके बात हो रही है, तो वहाँ सरकार की पहली कैबिनेट में 2100 रुपये माताओं बहनों को मिल रहा है। और यहाँ तो अगर कोई पराली को आग लगाएगा, जो कनक का होता है या जोने का जो धान का नाड़ होता है, तो आग लगाते हैं तो पर्चे मिलते हैं। तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो 1200 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार एमएसपी डिक्लेयर नहीं करती सब्जियों की। हरियाणा सरकार ने सब्जियों पे भी एमएसपी डिक्लेयर करके उस पर खरीद रही है। यहाँ पंजाब का आलू तो सड़कों पे रुल रहा है, और वहाँ 7 रुपये खरीदा जा रहा है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, तो वो पंजाब के लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि परमात्मा मेहर करेंगे, लोग साथ देंगे कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बनेगी। हाल ही में सर वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन ने उसका अपोज किया है। वो कह रही है उत्तर दक्षिण की राजनीति कर रही है बीजेपी, उस पर आपके क्या विचार है? मुझे शर्मा जी एक बात ना समझ नहीं पाई, आज तक भी नहीं समझ पाई। मैं पहले दिन भी बोलते यही बोला था, अपोजिशन ने इसका विरोध क्यों किया? विरोध का कोई कारण मुझे नहीं मिला, क्योंकि पहले जो बात मीडिया के माध्यम से या कुछ लोगों ने आवाज़ खड़ी करनी शुरू करनी चाहिए, वो दक्षिण उत्तर की बात की। मगर प्रधानमंत्री से लेके श्री अमित शाह जी ने वो बोल दिया कि आप जितनी सीटें डिस्ट्रिक्ट की है, जैसे हरियाणा की 10 है तो 15 हो जाएंगी, यहाँ हमारी 13 सी 19 या 20 हो जाएंगी, अगर 14 भी चंडीगढ़ की लगा के, मतलब 19 या 20 जो जितनी स्टेट की सीटें हैं, तो अब 1.5 गुना हो जाएगी। ये सारे हिंदुस्तान में एक ही फार्मूला तय कर दिया। तो वो बोलते हैं अगर इस बात पे आपको जुबान पे नहीं तसल्ली, तो हम लिखत में ले आते हैं, मगर बिल पास करोगे, तो वो बोलते हैं हमने तो विरोध ही करना है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि ये कांग्रेस वालों ने, शिरोमणि अकाली दल वालों ने, आप वालों ने, समाजवादी पार्टी ने, या बाकी जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के साथ वो इंडी गठजोड़ में खड़ी है, उन्होंने क्यों जड़ियाँ माओ बहनों के जो हक के ऊपर डाका डाला है। और चाहिए तो ये है कि हमारी 50% आबादी है, तो चाहिए तो 50% है, मगर ये 33% भी बिठाना बराबर ठीक नहीं समझते। पहले पहले ये लगता था कि जब 543 में से 1/3 देनी है, 180-81 जितनी भी बनेगी वो देनी है, तो लगता था किसी का हक मारा जा रहा है। वो लगता है किसी जो एमपी लड़के आ रहा है उसको लगता है मेरा हक मारा जा रहा है, किस पार्टी का मारा जा रहा है, ये वो। तो ये तो श्री अमित शाह जी ने, मोदी साहब ने एक बहुत बढ़िया फार्मूला निकाला था कि आप 543 भी बैठे रहो, हम सीट ही 250 या जितनी भी 200 कितनी बनती थी वो बढ़ा देते हैं, तो किसी का हक भी नहीं मारा जाएगा। तो माओ बहनों को आज़ादी के 75-78 साल बाद ये मौका भी मिल जाएगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं लगा कि क्यों इन्होंने विरोध किया, पर मुझे लगता है कई बार आदमी तैश में आके किसी का विरोध करने में विरोध कर जाता है।
अब वो बिल तो गिरा दिया, बड़े खुश हुए हैं, मगर जब गाँव में जाएंगे मुझे लगता है कि ये देश की माँओं बहनों इनको वोट नहीं डालेगी। आप ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमारे घर में काम करती रहे माँ बहन, हमारे बच्चों को पालती रहें सिर्फ, या उनके लिए घर पे काम करती रहे, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए माँ बहन को? क्यों नहीं चाहिए कि हमारे हर तीसरी जड़ी महिला है वो एमएलए की चेयर पे भी बैठी हो, एमपी की चेयर पे भी बैठी हो? क्या दिक्कत थी कांग्रेस को? मगर ये बड़ा दुखद है, मुझे तो बहुत दुखद लगा कि ये क्यों विरोध किया विरोधी पार्टियों ने, ये मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो मुझे बताना जरूर। सर अगर 2027 में बीजेपी आती है पंजाब में, तो क्या पहले 100 दिन का ब्लूप्रिंट है? देखिए ऐसा ये तो खैर सीनियर लीडरशिप ने तय करना है, मगर जितने मुद्दे मैंने बोले हैं कि जे किसान की जो फसल है वो एमएसपी पे उठाई जाए, जो मजदूर है उसको पूरा हक मिले, जितनी कोई कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी है जो उनसे कम ना मिले, सबको काम मिले, और जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो पढ़ाई अच्छी हो, और जो हमारे मुलाजम है, आज आज जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं गलत नहीं हूँ, तो 26-27 हज़ार करोड़ या पता नहीं कितना तो मुलाजमों का पेंडिंग पड़ा है। केंद्र की सरकार तो 8वां पे कमीशन ले आई है और जल्दी सामने आ जाएगा, तो यहाँ पंजाब वाले 6वें और 7वें का बकाया उड़ीक रहे हैं, और डीए देश में से पंजाब सबको लीड करता था, तो आज सबके नीचे स्तर पे है, 42% पे ही खड़ा, मुलाजिम का बहुत हक मारा जा रहा है। तो इसलिए सभी क्षेत्र में काम एक साथ करना पड़ेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे पंजाब के काम के लिए आज भी केंद्र सरकार बहुत सहयोग कर रही है। अब हमारे सड़कों की हालत बहुत बुरी थी, आरडीएफ का झगड़ा डल गया, क्योंकि पैसे कहीं और चीज़ के थे, खर्च कहीं और लिए, तो आरडीएफ रुक गया तो पंजाब की सड़कों का बुरा हाल था। तो केंद्र की सरकार ने 15,000 करोड़ का एक पैकेज दिया, जिसमें पंजाब की 45,000 किलोमीटर सड़क रिपेयर होगी। पंजाब में कहीं भी सड़क नहीं बन रही हो, कहीं भी रिपेयर हो रही हो, कहीं भी लुक डल रही हो, तो समझो केंद्र के पैसे से डल रही है। पंजाब का तो 1 रुपया भी नहीं है उसमें। तो इसलिए ऐसा ही है। फिर सबसे बड़ा काम जैसे रेलवे में मैंने 2-3 पहले ज़िक्र किए हैं सिर्फ राजपुरा के इर्द-गिर्द, मगर सबसे बड़ा काम किया है हमारे के 5वें तख्त है दमदमा साहब श्री तलवंडी साबो, तो वहाँ रेल लाइन ही नहीं जाती थी, तो 1118 करोड़ रुपए खर्च के साडी भाजपा दी सरकार ने वो भी पास किया है। और इसके अलावा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, वो अमृतसर के साथ सीधा जुड़ा ही नहीं है रेल से, वो लिंक भी बड़ी देर से पेंडिंग पड़ा था, वो भी जोड़ा जा रहा है। इसी तरह गुरदासपुर में कुछ लिंक थे। तो ऐसा है कि सभी क्षेत्र में काम जो है वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसकी मैं उदाहरण भी दे देता हूं कि 295 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपए एक मेडिकल हॉस्पिटल के लिए, 275 करोड़ रुपए एक मेडिकल हॉस्पिटल के लिए 2.5-3 साल से पंजाब में पहुंचाए पड़े हैं, मगर वो बना नहीं पाई लोकल सरकार। तो जो सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज हो केंद्र की सरकार का, तो ये सेहत के मामले में भी अच्छा मैसेज आएगा। तो चौतरफा विकास जो है वो पंजाब के लोगों का होगा, अगर पंजाब के लोग साथ देते हैं। राजपुरा एक इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन उसके साथ स्मॉल बिजनेसेस भी है, छोटी इंडस्ट्री भी है। उनकी ग्रोथ के लिए आपके पास कोई प्लान या उनके विकास के लिए? देखो ऐसा कोई पर्टिकुलरली कौन भी प्लान ये हो तो मुझे ये तो मुझे लगेगा कि मैं तंग दिली दिखाऊंगा कि सिर्फ राजपुरा की बात करूं। मेरा पंजाब है, ये एक सारा पंजाब हमारे लिए एक गुलदस्ता है। जो पंजाब के राजपुरा में बैठे किसी व्यापारी का फ़ायदा हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो फाजिल्का या अबोर या पठानकोट या जो अजनाला कहीं भी बैठा है वो सभी का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितनी स्कीमें केंद्र सरकार की है, आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड मोदी साहब की सरकार ने बनाया, तो उसका तो इलाज बहुत बढ़िया चलता था। अब 10 लाख का कार्ड जो लोकल सरकार ने बनाया, तो उसके लिए बड़ा झंझट पड़ रहा है और लोगों में बड़ी रौला पड़ रहा है। कितने लोगों की तो मौतें ही हो गई है सही समय से इलाज ना होना। केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो पंजाब के लोगों को लाभ मिलने नहीं दिया पंजाब सरकार ने। लोग साथ देते हैं, सरकार बनती है, तो जितनी केंद्र सरकार की स्कीमें हैं सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब में उठाया जा सकता है और उठाएंगे। इसलिए मैं राजपुरा के साथ साथ सारे पंजाब के लोगों को ही चाहता हूँ कि बहुत सभी को फ़ायदा मिले, और जितनी केंद्र की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा देके छोटे से लेके बड़े व्यापारियों तक फ़ायदा पहुँचाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है सर कि पंजाब को दिल्ली से नहीं चलने देंगे। उनका कहना है कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो वो दिल्ली से चलेगी, दिल्ली से वो लगाएंगे सीएम।
ऐसा है कि आपका इस पे क्या विचार है? ऐसा है कि आज तो दिल्ली के हर एमएलए के साथ भी बंदे बैठे हैं, मंत्री के साथ भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठे हैं। इसमें इससे ज़्यादा हम क्या बोलें? ये तो उनके अपने लोग ही बता रहे हैं, हमें तो हम तो नहीं ना बता रहे हैं। अब तो विदेशी दौरे में भी केजरीवाल के लोग साथ जाते हैं, है ना? तो ये मेरा ख़्याल है कि आम आदमी पार्टी तो ये बोल रही है, तो उनको पहले अपने तरफ देखना चाहिए। मगर मैं आपके माध्यम से पंजाब के लोगों को एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग ही चलाएँगे। आप आपके हरियाणा में मान लीजिए मुख्यमंत्री पहले 2 बार खट्टर साहब रहे हैं और अब सैनी साहब बने हैं तीसरी बार। तो वो हरियाणा के लोग हैं, कोई बाहर से थोड़ा ना है। इसलिए ये तो भरम फैलाने की बात है। पंजाब के लोग पार्टी चला रहे हैं, पंजाब के लोग ही सरकार चलाएँगे। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ हमारे देश की जो पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, भावें राष्ट्रीय प्रधान साहब हों या श्री अमित शाह जी हो या मोदी साहब हों, ये सभी कलेक्टिव फैसले होते हैं। ये नहीं है कि कोई एक आदमी फैसला लेता है। आप देखेंगे कि नौजवानों की तरफ कैसे पार्टी बढ़ रही है। अब दूसरी पार्टियों में तो कितना शोर रहता है कि ये तो इसको तो छोड़ नहीं सकते, ये परिवार का मुखिया है, ये तो बहुत पुराना है। तो यहाँ तो 40 साल के आदमी को राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है। मैं नौजवानों को आपके माध्यम से बेनती करूँगा कि किसी किसी का कोई माई-बाप नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आपके भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ काम करना लग जाएँ। ये नहीं कि आप सिर्फ फ़ोटो खिंचाओ, सिर्फ काम करना लग जाओ। और काम की इनकी असेसमेंट क्या है, जैसे इनकी अपनी ऐप बनी हुई है, सरल ऐप है या और है, काम करके उस पे डालते रहो तो वो कंप्यूटर ही बता देता है कि किस हल्के में, किस एरिया में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कितने लोग आए हैं, सब कुछ आजकल तो एआई से हर आदमी का काम जो है असेस किया जा सकता है। तो मैं नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी होप मानता हूँ बीजेपी में। यहाँ किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्री एमएलए का बेटा होने का ज़रूरत नहीं है। जो मर्ज़ी आए, काम करे, आगे बढ़ सकता है। राजनीति में सर आपका कोई आइडल जिसे आप मानते हो? मैं तो अपने माँ-बाप को से ही कोई आइडियल मानता हूँ और दूसरा मैं परमात्मा की कृपा ही मानता हूँ। मैं एक देसी स्कूल में पढ़ा, जहाँ पहले टाट भी नहीं होते थे। हम घर से बोरी वाला वो लेके जाते थे, है ना? तो बोरी का ही वो बना होता था जो बैग डालते थे। तो उसके बाद हमें आके 6वीं क्लास में डेस्क मिले थे। तो जब पहली बार पुराना साइकिल भी मिला था स्कूल जाने के लिए, तो तब भी बहुत खुश थे। तो इसलिए आइडियल तो मैं किस-किस को बोलूँ, जिसके साथ भी काम करने को टाइम मिला, भावें वो साहब प्रकाश सिंह बादल साहब हों या उसके बाद सरदार मनप्रीत सिंह बादल हो या सुखबीर सिंह बादल साहब हों, जिसके साथ भी काम करने का मौका मिला है, मैंने ईमानदारी से बहुत काम किया है और मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा और जहाँ मैं बैठा उस पोस्ट के साथ और पार्टी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जहाँ भी मैं बैठा हूँ। तो इसलिए ये जितने भी ज़िंदगी में लोग आए, क्लब को प्रधान बनाने वाले से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग आए, ये सभी आइडियल ही है। क्योंकि जो हमारी गाड़ी चलाता होता है कोई ड्राइवर हो, हम उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जो हमें घर पे रोटी बना के खिलाता हो, उससे भी सीख लेते हैं। ये तो ज़िंदगी में हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखना है। आज मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया, तो मैं आपके भी कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊँगा, क्योंकि ये मैं हिंदी में पहली इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आदमी सारी उम्र सीखता है, जब तक वो 4 कंधों पे उठा के ना ले जाए, तब तक सीखता ही रहता है। क्योंकि ज़माना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि जब हम पैदल चलने लगे थे, तो तब ज़माना क्या था, आज ज़माना क्या है। पहले तो परिवार में कुछ स्कूटर आ जाता, तो छोटी कार आ जाती या साइकिल आ जाता, तो उसकी बहुत खुशी होती थी। गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते थे, मिठाई चढ़ाने जाते थे। तो आज गाड़ी लेके भी किसी को याद नहीं रहता कि हमने गुरु घर लेके जानी है। मतलब ज़माना बदल गया, हालात बदल गए हैं। तो इसलिए आदमी तो हर रोज़ सीखता है कुछ ना कुछ। युवाओं के लिए सर आपका कोई मैसेज यूथ के लिए कि अगर वो राजनीति में आ रहे हैं तो कहाँ से इनको शुरुआत, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करनी है। देखिए आपका कोई लाइफ लेसन? देखिए, ऐसा है, मैं एक बात बोलूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राजनीति में सबसे पहले तो लक है। मेरे हाथ से जब हाथ तक बहुत छोटी बात है, किसी को छोटा करने वाली बात होगी। मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ चले जो जिसको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पॉलिटिक्स में आओ, वो लोग बहुत बड़ी-बड़ी पदवियों पे पहुँच गए हैं। मैं शायद उसकी पहली पौड़ी जो एमएलए बनने की है, मैं वो भी नहीं चढ़ पाया। मगर मैंने सारे पंजाब की राजनीति को प्रभावित किया है, हर काम करके देखा है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा पॉलिटिकल जो भी थोड़ा बहुत स्तर पंजाब में लोग हैं, वो सब जानते हैं कि चरणजीत बराड़ कौन है। तो इतनी मैंने नाम अपना ज़रूर बना लिया, मगर वो पहली पौड़ी हाले तक चढ़ नहीं पाया।
तो मैं सबसे पहले तो लक मानता हूँ कि आदमी का लक जो है वो सब कुछ ही है, बाकी चीज़ें कम है। किसी कईयों ने काम भी नहीं किया तो भी लक वहाँ ले जाती है। मगर अगर लक आपकी बहुत ज़्यादा साथ नहीं भी दे रही, तो आप मेहनत बहुत करते हो, तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। मेरे में एक सबसे बड़ा जो अगर कोई नुक्स देखना हो, तो मैं बड़बोला हूँ, मैं मुँह पे बोल देता हूँ। जो किसी का काम चंगा नहीं लगा तो मैंने बोल देना है। वो हो सकता है कि मेरा ज़िंदगी में उस बात कहने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, मगर मैं मतलब ये मेरे में नुक्स बोलो या प्लस पॉइंट बोलो, तो ऐसा ही है कि अगर आप उसके लिए इस इनके बावजूद भी मैं टिक टिक पाया हूँ, यहाँ तक आ पाया हूँ, तो उसका एक ही कारण है कि मैंने 16, 17, 18 घंटे काम नहीं छोड़ा। क्योंकि हर चीज़ का मतलब बदल मिल सकता है, काम का बदल नहीं किसी का मिल सकता। तो मैं नौजवानों को यही बोलूँगा कि आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ-बाप कोई एमएलए, मंत्री या कोई नेता हो तो ही राजनीति में आना है। आप अगर राजनीति में आना है, सबसे पहले तो एक बात सोच के आएँ कि ये कोई बिज़नेस नहीं है, धंधा नहीं है। ईमानदारी से राजनीति अगर करनी है तो ये सबसे एक कठिन रास्ता है, क्योंकि आप घर से चलते हो, तेल बालना है, रोटी बाहर से खानी है, साथ 4 लोग हैं उनको भी खिलानी है, घर का काम छोड़ना है। तो ये एक हमारे पंजाबी में कहावत है, और चुग्गी फूँक तमाशा देख। मतलब ये अगर किसी ने ईमानदारी से करना है तो इससे औखा काम कोई नहीं है, सियासत से औखा, मैं ये आपको बोलूँ। अगर जिसने भी फिर भी उसके बाद भी किसी नौजवान ने मन बना के आना है, तो फिर एक बात बिरती के साथ तोड़ लें कि मैंने 12-14 घंटे काम करना है। तो काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लगता है, जितना मैंने अब तक का इतिहास पढ़ा है या जो देखा है, यहाँ काम करने वाला इग्नोर नहीं किया जाता। अगर काम नहीं करोगे तो फिर बगैर काम के तो शायद कोई पहुँचे भी ना। मगर ईमानदार लोगों के लिए राजनीति औखी बहुत है, कठिन रास्ता है। मगर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि नौजवानों को और ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए। नहीं तो फिर राजनीति इतनी गंदली हो गई है या होती जा रही है, तो इसका नुकसान हमारे सूबे को, देश को, ये राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए ये ज़रूरी है कि नौजवान हर हालत में आएँ, और जिसने शौक से काम करना है उनको आना चाहिए। और वैसे तो कहीं भी जहाँ काम करना चाहे वो अलग बात है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा स्कोप है सभी नौजवानों के लिए। सर, पंजाब के लोगों के लिए कोई संदेश कि वो क्यों बीजेपी पे विश्वास करें? देखो, बातें तो सारी हो गई है। किसान की फसलों की जो है वो एमएसपी मिलेगी, सब्जियों की एमएसपी भी जैसे हरियाणा में तय की है, यहाँ भी हो सकती है। बुज़ुर्गों की पेंशन है, इसी तरह जो बाकी के माताओं बहनों की मदद है, शिक्षा के क्षेत्र में है, गैंगस्टरवाद के लॉ एंड ऑर्डर हमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ तो देश में सूबे में कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सोचते हैं कि ये नहीं है कि हम सरकार बन गई तो चुटकी से उतार देंगे, मगर कुछ ना कुछ इस पे ठल लगेगी। तो पंजाब का सुधार एक ही पार्टी बची है। उसके लिए ये नहीं है कि मैं बीजेपी में आ गया हूँ, तो आप यूपी को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, 55,000 लोग थे, तब तक पीओ हो चुके थे कोर्ट में से। तो वो जब सरकार बनी तो वो सारे जेलों में डाले, ऐसे ही यूपी में जब डाले। तो मुझे ये लगता है कि अब पंजाब की मजबूरी भी है भारतीय जनता पार्टी को लाना, जिस हालात में पंजाब पहुंच गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाबी भरोसा करें बीजेपी पे। हम सभी लोग पंजाबी पहले हैं, पंजाब के पहले हैं। पंजाब के साथ कोई अन्याय होगा तो हम पार्टी में बीच बैठे अंदर बैठ के बात करेंगे और मनवाएंगे कि पंजाब के जो हित में ना हो, नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए अब ये सारी स्टेटों के ट्रैक रिकॉर्ड देख के, देश की तीसरी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख के कोई घपला सामने ना आना, और हर रोज़ तरक्की करते जाना देश का, तो मुझे लगता है इससे और क्या इससे ज़्यादा गारंटी चाहिए, है ना? अगर आप नेशनल जड़ियाँ हमारी रोड्स है उसको देखें, 4 लेन 6 लेन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ग्रीन फील्ड हाईवे है उनको देखें, एयरपोर्ट की गिनती देखें, पहले कितने थे अब कितने हैं, और स्टेशनों की रिपेयर होती देखें, मतलब हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो और जो पहली सरकारें थी उससे कम 50 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं भरोसा करेंगे लोग? भरोसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने जी, के लिए, बहुत धन्यवाद। मेरी अपना कीमती हिंदी टाइम शायद निकाल उतनी अच्छी ना हो। अगर किसी को कोई मेरा शब्द ना नहीं अच्छा नहीं लगा हो बिल्कुल या सर, कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता नहीं हूँ। नहीं आपका बिल्कुल बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। आपका भी सर। ये थे किस्से देश के, जहाँ स्वाभिमान भी है और बलिदान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए। जय हिंद।